नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल किरण वाई की कहानियाँ में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मिताली की शादी अनिरुद्ध से हो गई थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे अनिरुद्ध से मिलने नहीं दिया। 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब अनिरुद्ध उसके पास नहीं आया, तो वह उसे खोजते हुए ड्राइंग रूम में पहुंच गई। यह देखकर सब लोगों को बहुत गुस्सा आया। अब आगे। आज हमारी रिसेप्शन पार्टी थी। मैं अपने कमरे में तैयार होकर खड़ी थी और पार्टी में जाने के लिए अनिरुद्ध का इंतजार कर रही थी। मेरी छोटी नंद मेरे पास आई और बोली, भाभी आप तैयार हैं? मैंने कहा कि हाँ, मैं तो बहुत देर से तैयार हूँ, बस अनिरुद्ध का इंतजार कर रही हूँ। उसने कहा, आप हमारे साथ जाएंगी, भैया सीधे पार्टी में ही पहुंच जाएंगे। मैंने कहा, लेकिन अनिरुद्ध को तो मेरे साथ ही जाना चाहिए। कहाँ है वो? क्या आज भी वह मेरे साथ नहीं आएगा? मेरी नंद बोली, भाभी मैं नहीं जानती कि भैया कहाँ हैं। शायद अपने दोस्तों के साथ बाहर गए होंगे। आप हमारे साथ चलिए, भैया पार्टी में टाइम से पहुंच जाएंगे। मैंने अपने मन को यह सोचकर समझा लिया कि अभी पार्टी में तो अनिरुद्ध मेरे पास ही आ जाएगा और हम सब पार्टी के लिए निकल पड़े। थोड़ी देर स्टेज पर मैं अकेली बैठी रही। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि पता नहीं अनिरुद्ध कब आएगा, क्या कहेगा। लेकिन थोड़ी देर में वह आ गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी जान में जान आ गई है और मेरी रुकी हुई सांसें फिर से चल पड़ी। मैंने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ लिया। वह मेरी ओर देखकर मुस्कराया और मेरे हाथों पर अपना हाथ रखते हुए मुझे तसल्ली देने लगा। मैं अपने आंसुओं को रोकने का बहुत प्रयास कर रही थी, फिर भी 2 बूंद आंसू उसके हाथ पर गिर गए। उसने घबरा कर कहा, अरे, मैं तो तुम्हारे पास ही बैठा हूँ, फिर क्यों रो रही हो? मैंने ना में सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। अनिरुद्ध भी अपने आप को सबके सामने पूरी तरह से नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसके चेहरे को पढ़ सकती थी कि वह अंदर से बहुत ही दुखी और अपने घर वालों के दबाव में है। मैंने देखा कि मेरी सासू माँ भी पार्टी में आई थीं, लेकिन वह स्टेज पर हमारे पास नहीं आई। कुछ दूर एक कुर्सी पर अपनी बेटियों के साथ बैठी थी। मैंने अनिरुद्ध से पूछा, मैं मम्मी जी का पैर छूकर आशीर्वाद लेकर आती हूँ। अनिरुद्ध ने मना करते हुए कहा कि अभी नहीं, अभी सब स्टेज पर हैं, हमसे मिलने आ रहे हैं, बाद में चलेंगे। पार्टी में पूरे समय मैं अनिरुद्ध का हाथ पकड़े बैठी रही। उसने कहा, ठीक ऐसे ही सिंदूरदान के समय भी तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। तो मैंने कहा, तुम मुझसे चाहे जितना दूर भागने की कोशिश कर लो, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। उसने कहा, लेकिन मैं तुमसे दूर क्यों भागूंगा? मैंने कहा कि मेरे पास भी तो नहीं आए। वह थोड़ा गंभीर होकर कहने लगा, मिताली, थोड़ा धैर्य से काम लो। कुछ मुश्किलें हैं, कुछ उलझने हैं, लेकिन मैं सुलझा लूंगा। बस तुम हिम्मत रखो। मैं जानती थी, चाहे जितनी मुश्किलें आए, अनिरुद्ध मुझसे दूर नहीं जाएगा। मैंने खुद को समझा लिया कि अब तो अनिरुद्ध मेरे पास है, तो अब मैं अपने आप को नॉर्मल करने का प्रयास करूंगी। थोड़ी देर में मेरी मम्मी, मेरे बड़े भैया और मेरी बुआ लोग भी पार्टी में आ गए। उन लोगों को देखकर मैं बहुत खुश हुई। मम्मी और भैया ने मुझे गले से लगा लिया। मैंने कस कर अपनी मम्मी को गले से लगा लिया। सच है, माँ के प्यार में इतनी शीतलता होती है कि गले लगते ही मन शांत हो जाता है। मम्मी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी मम्मी जी कहाँ हैं? मैं उनसे मिल लेती हूँ। अनिरुद्ध हम सबको लेकर मम्मी जी के पास गया। मैंने मम्मी जी के पैर छुए तो उन्होंने बस मेरे सिर पर हाथ रख दिया, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं की। मेरी मम्मी बहुत ही समझदार हैं। बिना कहे ही वह काफ़ी कुछ समझ रही थी। मेरे भैया और मम्मी ने हाथ जोड़कर मेरे सास ससुर से क्षमा मांगते हुए कहा, मिताली और अनिरुद्ध की शादी में हम लोगों की तरफ से जो कमी रह गई,
उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। मेरी बेटी अब आपके परिवार का सम्मान है, उसे खुशी से अपना लीजिए। सासू माँ ने एक नज़र मुझ पर डाली और कहा, हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं कि अपने रिश्तेदारों को अपने घर बुलाकर बेइज्जत करें। शादी में आप लोगों ने तो हमें खाना भी नहीं पूछा था, लेकिन हम आपको इज्जत से आने के लिए पूछ रहे हैं। तो पापा जी ने कहा, मिताली के पापा नहीं आए? मम्मी ने कहा, कुछ जरूरी काम आ गया। तो पापा जी बोले, बेटी की इज्जत से बढ़कर और कौन सा जरूरी काम है? हम लोग छोटे लोग हैं, हमारे घर क्यों आएंगे? वैसे बेटी का घर कितना भी गरीब हो, उसे सम्मान देना चाहिए। मेरे सास ससुर मेरे पापा के व्यवहार को लेकर मम्मी को खूब सुनाते रहे, लेकिन मम्मी बस हाथ जोड़कर माफी मांगती रहीं। मैं सोचती हूँ, यह समाज का कैसा नियम है, जो सीधे और समझदार लोग हैं उन्हें दूसरों की गलतियों के बदले भी सुनना और सहन करना पड़ता है। पार्टी खत्म हुई, हम लोग घर आए तो अनिरुद्ध मेरे कमरे में आ गया, लेकिन रात भर शादी को लेकर बस वही शिकायतें, बस वही मेरे पापा और भाई की बातें, अपने मम्मी पापा का दुखड़ा रोता रहा। किसी तरह की कोई प्यार और हमारे जीवन से जुड़ी कोई भी बात आज उसके पास नहीं थी। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, आज हमारी सुहाग रात है, इन बातों के लिए पूरा जीवन है। उसने कहा, मम्मी पापा को मैंने बहुत दुख दिया है। मेरी पढ़ाई के लिए मम्मी ने अपने जेवर तक बेच दिए। पापा जिंदगी भर एक पुराना स्कूटर घसीटते रहे, अपना कोई शौक नहीं पूरा किया, लेकिन मेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दिया। कैसे भूल जाऊं मिताली? मैंने उसका सिर अपने कंधे पर रखकर प्यार से थपथपाते हुए कहा, हम दोनों मिलकर उन्हें समझा लेंगे। इसी तरह की उलझन से भरे हुए कुछ दिन और बीत गए। अनिरुद्ध की छुट्टियां खत्म हो गईं। मेरी बड़ी नंद ने अनिरुद्ध से कहा, मम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए मिताली को थोड़े दिन उसके पास रहने दो। वह मम्मी की देखभाल करेगी तो मम्मी के मन में भी उसके लिए जो खटास है वह निकल जाएगी। मैंने अपनी छुट्टियां आगे बढ़ा ली थीं और अनिरुद्ध की अगली पोस्टिंग आ गई थी। तो जब तक वह ज्वाइन नहीं कर लेता, तब तक के लिए मैं ससुराल में रुकने को तैयार हो गई। अनिरुद्ध चला गया, मैं अपने ससुराल में ही थी। इस बीच एक दिन भी अपने पापा के घर नहीं गई और ना तो मैंने अपने पापा और छोटे भाई से कोई बात की। मम्मी से मिलने एक बार मैं मार्केट जरूर गई थी। मुझसे जितना हो सकता था मम्मी जी की देखभाल करती, लेकिन पिछली बातों को वह भूल नहीं पाई, इसलिए मुझसे उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई। मुझे सुनाने का कोई भी मौका वह नहीं छोड़ती थी। उनको मुझसे यह शिकायत थी कि मैंने उनके इकलौते बेटे को उनसे छीन लिया। उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम अनिरुद्ध की जिंदगी में ना आती तो मैं अपनी पसंद की बहू ले आती। मैंने कहा, मम्मी जी आप जैसा कहें मैं करती हूँ, बीती बातों को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़िए। एक दिन पापा जी मेरी बात सुन रहे थे, कमरे में आए और बहुत गुस्से में कहने लगे, इस घर में आए तुमको अभी 4 दिन हुए और हमको ज्ञान देने लगी हो। मैं सख्ती में आ गई। मम्मी जी ने भी मुझे खूब डांटा, चिल्लाते हुए बोली, मेरी इतनी तबीयत खराब है, फिर भी यह मुझसे बहस करती है। पापा जी ने यह सब अनिरुद्ध से फोन पर बताते हुए कहा, हमको इसकी सहायता नहीं चाहिए बेटा, हम खुद संभाल लेंगे। बहू को बोलो कि जाए अपनी नौकरी करे, वरना इसकी बातें सुनकर तुम्हारी मम्मी की तबीयत और बिगड़ जाएगी। अनिरुद्ध ने मुझे फोन कर पर कहा, मिताली तुम इन लोगों से कोई बात मत करो, कुछ दिन की बात है, प्लीज संभाल लो। लेकिन मैं समझ ही नहीं पाती थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि इन लोगों का गुस्सा दूर हो जाए। धीरे धीरे मेरी समझ में आने लगा कि यह लोग किसी भी हालत में मुझे अनिरुद्ध की जिंदगी से दूर करना चाहते हैं और ये मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। मेरी छुट्टियां भी खत्म हो रही थीं, इसलिए एक दिन मुझसे मिलने मेरी मम्मी मेरे ससुराल आई।
मम्मी जी उनके पास आकर बैठ गईं, लेकिन बहुत ही रूखे लहजे में उनसे बात करती रहीं। जब मम्मी जाने लगीं, तो मेरे ससुर जी ने कहा, "आप लोगों में तो रिवाज है कि बेटियों के घर माँ जाती है, लेकिन हमारे घर ऐसा कोई रिवाज नहीं है। हमारे पड़ोसी देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे।" मेरी मम्मी के आँखों में आँसू आ गए, लेकिन फिर भी वह बेचारी कुछ नहीं बोलीं। मैं वापस दिल्ली आ गई और अपनी नौकरी ज्वाइन कर लिया। कुछ दिनों के बाद मेरी मम्मी ने फ़ोन पर बताया कि ससुराल से तुम्हारा सारा सामान वापस आ गया है। उन्होंने यह कहकर लौटा दिया है कि हमारे घर में रखने की जगह नहीं है। यह सारा सामान मिताली के पास दिल्ली भिजवा दीजिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं मम्मी, आप परेशान मत होइए। मैं सारा सामान अपने साथ लाऊंगी। अनिरुद्ध ने नई जगह पर ज्वाइन कर लिया था और उसे घर मिल गया था। मैंने अपने ऑफिस से साल भर की छुट्टी मंजूर करवा ली और अनिरुद्ध के पास चली गई। धीरे धीरे मैं अनिरुद्ध के मन से सारे गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करती रही। बहुत ही सुंदर शहर था। चारों ओर हरियाली और चाय के बागान से भरी हुई घाटियां थीं। हमें ऐसा लगता कि जैसे हम जन्नत में आ गए हों। जब भी अनिरुद्ध को समय मिलता, हम निकल जाते घूमने। मैं सब कुछ भूलकर बस अपने अनिरुद्ध के साथ थी। यह हमारा हनीमून था, जिसके लिए इससे बढ़कर और कोई जगह हो ही नहीं सकती थी। क्योंकि यहाँ पर उन सुंदर वादियों में मैं अपने अनिरुद्ध की बाहों में थी और हमारे साथ था हमारा अनंत प्रेम। इससे अधिक मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं था। एक दिन अचानक रात में अनिरुद्ध के पास मेरे ससुर जी का फ़ोन आया कि मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट किया गया है। अनिरुद्ध बहुत घबरा गया। अनिरुद्ध ने तुरंत टिकट बुक कराई और कुछ घंटों में ही हम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अस्पताल पहुंचकर अनिरुद्ध अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर रोने लगा। उन्होंने कहा, बेटा मत रो, अब तू आ गया है, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। अनिरुद्ध रात दिन अपनी मम्मी की सेवा में लगा रहा। मैं घर पर ही थी, लेकिन मम्मी जी से मिलने अस्पताल जाती थी। मम्मी जी की हालत में कुछ सुधार हुआ तो डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने की बात की। अनिरुद्ध ने मुझसे कहा कि पापा और मम्मी को तुम्हारे घर में ही कुछ दिन के लिए रहने देते हैं तो अच्छा रहेगा। उनकी देखभाल भी हो जाएगी और तुम्हारी गाड़ी से पापा उन्हें अस्पताल भी ले जाया करेंगे। मैं कुछ घबरा गई, क्योंकि अभी भी मम्मी जी और पापा जी का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं था। मुझे लगा कि अनिरुद्ध के पीछे कुछ बात ना बिगड़ जाए। इसलिए मैंने अनिरुद्ध से कहा, उन लोगों को मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज उनके लिए हम किराए पर एक घर ले लेते हैं। अनिरुद्ध को मेरी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अस्पताल से छुट्टी पाकर मम्मी जी को किराए के एक फ्लैट में अनिरुद्ध ने शिफ्ट कर दिया। पापा जी और अनिरुद्ध दोनों ही उसके साथ थे। अब मम्मी जी की तबीयत में काफी सुधार हो चुका था। अनिरुद्ध के ऑफिस से कॉल आ गई कि इसे इमरजेंसी में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। जाते जाते वह अपने मम्मी पापा को मुझे सहेज गया। मुझसे कहा, मिताली, इन लोगों को कोई तकलीफ ना होने पाए। इनको तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। प्लीज इन लोगों का ध्यान रखना। मैं अपने कुछ कपड़े लेकर वहीं पर उनके पास आ गई। मेरी सबसे छोटी नंद, जिसकी शादी नहीं हुई थी, वह भी अपनी मम्मी की देखभाल के लिए आ गई थी। 1-2 दिन बाद मम्मी जी और पापा जी मुझसे कहने लगे, तुम अपने घर चली जाओ, हम लोग अपना देख लेंगे। लेकिन मैंने कहा, अनिरुद्ध मुझे रहने के लिए कह गया है, तो मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। फिर हर बात में मेरे काम में नुक्स निकालने लगे। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई कमी नहीं है या मुझसे कोई गलती नहीं होती, लेकिन परिवार में छोटी-छोटी गलतियों को नज़रअंदाज भी तो किया जाता है। अनिरुद्ध मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन अपने परिवार वालों के साथ वह भी ये भूल गया था कि मेरा भी आत्मसम्मान है। कब तक और कितना सहूंगी? सहने की भी एक सीमा होती है और मैं एक ऐसी लड़की थी भी नहीं
कि किसी की ज्यादती बर्दाश्त करूं। अपने प्रेम की खातिर मैं इतना सह गई थी। अनिरुद्ध की लाचारी थी, ना तो माता-पिता को कुछ कह सकता था, ना मुझे छोड़ सकता था। मेरी सहन शक्ति खत्म हो रही थी। एक दिन मम्मी जी ने मुझसे चाय माँगी, मैं सुन नहीं पाई। मेरी नंद ने कहा, भाभी फ़ोन पर बात कर रही थीं, इसलिए चाय नहीं बनाई। उन लोगों ने मुझे दुत्कारते हुए कहा, भागो यहाँ से। मैंने सोचा बस, अब बहुत हुआ। मैंने पूछा, आखिर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? मम्मी जी ने कहा, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे, हमें मुक्त कर दे, हम तेरी परछाई भी नहीं देखना चाहते। मैंने कहा, मम्मी जी, अनिरुद्ध मेरे बिना नहीं रह पाएगा। वह बोली, मैंने पैदा किया है, उससे बढ़कर कौन है उसके लिए? हम संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। मेरे मन को बहुत चोट लगी थी। मैंने कहा, छोड़ दिया, ले जाइए अपने बेटे को। मैं अपना सामान समेटकर घर आ गई। उन लोगों ने अनिरुद्ध से मेरे बारे में जाने क्या कहा और क्या शिकायत की। वह भी रोज-रोज के झगड़े और शिकायतों से शायद परेशान हो चुका था। उसका फ़ोन आया, वह गुस्से में था। बोला, कुछ दिन के लिए तुम्हें अपनी बीमार माँ की ज़िम्मेदारी देकर आया था, तुमसे वह भी नहीं सँभाली गई। मैंने कहा, मेरी भी बात सुन लो प्लीज़। उसने कहा, वो लोग बूढ़े हैं और बीमार हैं, उनसे क्या बहस करना? तो मैंने सोचा, मेरे कारण अनिरुद्ध की ज़िंदगी पूरी तरह से उलझ गई है। उसकी नौकरी की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मैं उसकी परेशानी का कारण नहीं बनूँगी, दूर हो जाऊँगी उससे। अनिरुद्ध मेरी बात सुने बिना बोलता रहा और कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं तुम्हारे लिए अपने माता-पिता को छोड़ दूँ? रही सही कसर अनिरुद्ध ने पूरी कर दी। मेरे दुःख का कोई ठिकाना नहीं था। दुःख में इंसान का सहारा उसके माता-पिता ही तो होते हैं। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाकर सारी बात बताई। मम्मी ने कहा, बेटा, अनिरुद्ध तुमको अपने माता-पिता की ज़िम्मेदारी सौंप कर गया था। तुम्हें उनको अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा, मम्मी, उन लोगों के साथ रहकर मैंने देख लिया, बहुत मुश्किल है उनके साथ निर्वाह करना। मुझे बेइज्जत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। आखिर कहाँ तक सहन करूँगी? मम्मी ने कहा, मैं तुम्हारे पास दिल्ली आती हूँ। पापा वहीं बैठे थे, हमारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने मम्मी से फ़ोन ले लिया। मुझसे कहने लगे, बेटा, मैंने तुमको पहले ही कहा था, वह लोग रिश्ता बनाने के काबिल नहीं हैं। तुमने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ, इस हाल में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम यहाँ आ जाओ। मैं रोने लग गई। मैंने कहा, पापा, मैं घर आ सकती हूँ? पापा ने कहा, बिल्कुल आ सकती हो बेटा। अगले दिन मैं अपने घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंची तो पापा ने बढ़कर मुझे गले से लगा लिया और बोले, तुम चिंता मत करो, मैं उन लोगों को सबक सिखाऊंगा। मम्मी ने कहा, रिश्तेदार हैं, उन्हें सबक नहीं सिखाया जाता। यह दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और अपना मामला खुद सुलझा लेंगे, आप बीच में मत पड़िए। मैंने कहा, पापा, मेरी इस बर्बादी में आप भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। जब आपने मेरी शादी मंजूर ही कर ली, तो उस उनके घर वालों से आपने इतना दुर्व्यवहार क्यों किया? यदि आपने उनकी बेइज्जती ना की होती, तो आज मुझे यह सब कुछ सहन ना करना पड़ता। पापा ने कहा, मैं समझ गया था कि उसके माँ-बाप ऐसे ही हैं और वह तुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए उससे अलग हो जाने में ही तेरी भलाई है। मैं बहुत ही दुख और गुस्से में थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि अनिरुद्ध कभी भी अपने माता-पिता को छोड़कर मेरा साथ नहीं देगा। शाम को पापा के एक दोस्त वकील साहब हमारे घर आ गए। पापा ने वकील साहब से कहा, अनिरुद्ध के घर वालों पर मेरी बेटी को परेशान करने का मुकदमा दायर करके तलाक की अर्जी डालो। मैंने कहा, पापा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अनिरुद्ध की मम्मी ने कहा कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, इसीलिए मैंने फैसला ले लिया कि मैं उनके बेटे का पीछा छोड़ दूंगी। बस इसीलिए मैं तलाक ले रही हूँ। मुझे उन लोगों पर कोई मुकदमा नहीं करना है और ना तो मुझे उनसे किसी तरह का गुजारा भत्ता ही चाहिए। पापा मेरे ऊपर गुस्सा हो गए,
लेकिन मैंने अपना मजबूत फैसला सुना दिया कि पापा कोर्ट में तो मुझे ही गवाही देनी होगी और मुझे उनके ऊपर कोई केस नहीं करना है और ना उनके खिलाफ कोई गवाही देनी है। मेरी ओर से तलाक का पेपर अनिरुद्ध के ऑफिस के पते पर पोस्ट कर दिया गया। पहले तो अनिरुद्ध भी गुस्से में था, इसलिए उसने फ़ोन नहीं किया था, लेकिन तलाक का पेपर मिलते साथ उसकी कॉल मुझे आने लगी। मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई, उसके बाद मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मम्मी के नंबर पर वह कॉल करता रहा। मम्मी ने मुझे बहुत कहा बात करने के लिए, लेकिन मैंने एक भी बार भी बात नहीं किया। मैंने फैसला ले लिया था कि अब मुझे अनिरुद्ध से कुछ नहीं चाहिए। जब चाहिए था, तब उसने मेरा साथ नहीं दिया। अब मैं खुद में मजबूत इरादा कर चुकी। ऐसा नहीं है कि मैं अनिरुद्ध का प्यार भूल गई थी। मैं जानती हूँ कि जब तक जिंदा हूँ, मेरी जिंदगी में अनिरुद्ध के अलावा कोई और नहीं आ सकता और मैं जीवन भर उसे प्रेम करती रहूंगी। दिन का कोई भी एक पल ऐसा नहीं गुजरता जब मैं उसे याद ना करूं, लेकिन अपने आत्मसम्मान को खोकर उसके साथ रहना मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। अनिरुद्ध ने मिलने की कोशिश की, लेकिन पापा ने उसे घर आने से मना कर दिया। अदालत में हमारी पेशी थी। मैं चुपचाप बैठी थी। अनिरुद्ध आया और मेरा हाथ पकड़कर मेरे पास खड़ा हो गया। तब तक मेरे वकील ने कहा, इस समय आप मेरे मुवक्किल से बात नहीं कर सकते। प्लीज आप जाइए यहाँ से। अनिरुद्ध विनती करता रहा। मैं अपने दिल के अंदर रोती रही, लेकिन मैंने आंख उठाकर अनिरुद्ध की तरफ नहीं देखा। जज साहब ने फिर मुझसे पूछा कि आपके पति ने आपके ऊपर कोई अत्याचार किया? क्या आपके साथ मारपीट करते थे? शराब पीकर आपको परेशान करते थे? पैसे नहीं देते थे? हर तरह के सवाल पर मेरा उत्तर ना था। फिर जज साहब ने कहा, फिर आप क्यों तलाक देना चाहती हैं? मैं खामोश रही। जज साहब ने कहा कि आपकी खामोशी आपको गलत साबित करती है। इससे आपका नुकसान होगा। यदि आप चाहें तो अनिरुद्ध से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं, क्योंकि अनिरुद्ध इस बात के लिए तैयार है। मैंने ना में सिर हिला दिया। मेरे वकील ने कहा कि मेरी मुवक्किल को अपने पति से कुछ भी नहीं चाहिए। बिना किसी शर्त के वह तलाक चाहती है। अनिरुद्ध ने जज साहब से कहा, मुझे एक बार मिताली से बात करने की इजाजत दी जाए। जज साहब ने इजाजत दे दी। वह मेरे पास आया, हाथ जोड़कर बोला, प्लीज मिताली ऐसा मत करो, रोक दो यह सब। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। थोड़ा समय दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। प्लीज जल्दीबाजी में इतना बड़ा फैसला मत करो। मैंने अनिरुद्ध की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपनी और उसकी बर्बादी के लिए शायद पूरी तरह से तैयार थी। जज साहब ने मुझसे फिर कहा, अभी भी समय है, आप अपनी बात रख सकती हैं। अब मैं जवाब देने को तैयार थी। मैंने जज साहब से पूछा, क्या लड़कियों का कोई आत्मसम्मान नहीं होता? अगर ससुराल में उनके आत्मसम्मान पर बार बार चोट पहुंचाई जाती है, तो क्या उसके पति को उसका साथ नहीं देना चाहिए? अनिरुद्ध ने जवाब दिया, जज साहब, मेरी शादी में मिताली के पापा और घर वालों ने मेरे माता पिता का बहुत अपमान किया था। वह लोग थोड़ा गुस्से में हैं। धीरे धीरे उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। मैंने कहा, आपके घर में आपके माता पिता ने मेरी मम्मी और मेरे भैया का भी बहुत अपमान किया। तो क्या मेरी मम्मी ने उसके बदले आपके साथ कोई बुरा बर्ताव किया? नहीं ना? तो मुझे यह सब क्यों सहन करना पड़ा? अनिरुद्ध ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? अपने मम्मी-पापा को क्यों नहीं रोका? अनिरुद्ध ने कहा, मेरे माता-पिता हैं, उन्होंने मुझे पाल-पोस कर बड़ा किया है, पढ़ाया-लिखाया है, मैं उन्हें कैसे कुछ कह सकता हूँ? मिताली के लिए उन्हें छोड़ तो नहीं सकता। तो मैंने कहा, मेरे भी माता-पिता हैं, मुझे भी उन्होंने पढ़ाया-लिखाया है, मेरी भी उनके प्रति ज़िम्मेदारी बनती है, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के कारण शादी के बाद मैंने अपने पिता से कभी बात नहीं की। एक तरह से उन्हें छोड़ ही दिया था। तो क्या पत्नी छोड़ सकती है,
लेकिन पति अपने माता-पिता को समझा भी नहीं सकता। जज साहब, इसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना, ना कोई बहस करनी है। मैं अनिरुद्ध को तलाक देकर आज़ाद करना चाहती हूँ। अब मेरे वकील ही बात करेंगे। अनिरुद्ध खड़ा होकर रो रहा था। मैं भी रो रही थी, लेकिन मैंने अपने आँसू छिपा लिया। फैसला हो गया, हमें तलाक मिल गया। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और मम्मी-पापा के घर में रहने लगी थी। 2 साल बीत गए, हमारे दोस्तों से पता चला कि अनिरुद्ध के माता-पिता ने उसके ऊपर शादी के लिए बहुत दबाव बनाया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और बोला कि मिताली के अलावा कोई भी लड़की मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। अब उसके माता-पिता भी अपने किए पर पछता रहे थे और मैं एक दिन के लिए भी अनिरुद्ध को नहीं भूल पाई थी। मम्मी-पापा ने बहुत कोशिश किया कि मैं कहीं और नौकरी कर लूँ, लेकिन मैं किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस बीच मेरे घर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। अचानक मेरी मम्मी बेहोश हो गईं। उनको लेकर हॉस्पिटल भागे। डॉक्टर ने बताया कि उनको हार्ट अटैक पड़ा है। मम्मी की हालत बहुत सीरियस थी। वह आईसीयू में बेहोश पड़ी थीं। हम सब बाहर बैठे रो रहे थे। नर्स ने आकर कहा कि होश में आई हैं, मिलना चाहती हैं। हमने सोचा मम्मी बच जाएंगी। उन्होंने इशारे से अनिरुद्ध को बुलाने को कहा। मैं सोच रही थी, इस हालत में भी इन्हें मेरी ही चिंता हो रही है। बिना कहे मेरे मन का दर्द समझती हैं। मैंने मम्मी का हाथ पकड़ रखा। वह मुझसे कुछ कहना चाहती थीं, समय ने साथ नहीं दिया। हमें रोता बिलखता छोड़कर मम्मी चली गईं। अनिरुद्ध की जुदाई का गम इतना बड़ा था, जिससे मैं निकल नहीं पाई थी और माँ की जुदाई ने तो मुझे तोड़ कर रख दिया। अब मेरी हालत बहुत खराब थी। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। काफ़ी दिनों तक मेरा इलाज चलता रहा। अनिरुद्ध ने जब यह सुना, तो वो भागा चला आया। वह अपने घर वापस आ गया था। मेरी मौसी का नंबर उसके पास था। उसने मेरी मौसी से बात किया और उन लोगों ने क्या तय किया, मुझे नहीं पता। मेरी मौसी ने भैया से बात किया कि अनिरुद्ध मिताली से मिलना चाहता है। दोनों लोगों ने कुछ तय किया और मौसी ने पापा को समझाया, आप कैसे पिता हैं? आपको अपनी बेटी की जरा भी परवाह नहीं है। इस हालत में उसे अनिरुद्ध के अलावा कोई दवा ठीक नहीं कर सकती। मिताली की आज जो हालत है, उसके लिए सबसे पहले आप जिम्मेदार हैं। एक योग्य और समझदार लड़के को उसने अपना जीवन साथी चुना था, तो आपने उसकी शादी में यह तमाशा क्यों किया, जिसके कारण उसका ये हाल हुआ? पापा को भी बहुत पछतावा था। उन्होंने कहा कि मैं क्रोध और अहंकार में अंधा हो गया था। मैं अपनी पत्नी को तो खो चुका हूँ, लेकिन अब बेटी को नहीं खोना चाहता। मैं अस्पताल में अपने कमरे में लेटी हुई थी। कमरे के बाहर मेरे पापा और भैया बैठे थे। मेरे पास मेरी मौसी बैठी हुई थी। मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने नॉक किया। मौसी ने उठकर दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गईं। मैंने देखा कि हाथ में फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट लिए अनिरुद्ध खड़ा था। अनिरुद्ध ने जिस तरह से मिताली कहकर मुझे आवाज दिया, मुझे कुछ होश ही नहीं रहा कि हमारी जिंदगी में क्या हो चुका है। मैं दौड़कर उससे लिपट गई। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे और रोते रहे। थोड़ी देर में पापा और मौसी ने अंदर आए। मौसी ने कहा, बेटा, एक कागज का टुकड़ा प्रेम के रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। तैयार हो जाओ और अपने ससुराल जाओ। तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं जैसे थी, अनिरुद्ध ने मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। अनिरुद्ध ने मुझे बताया, पापा जी और मम्मी जी को बहुत पछतावा हुआ है। प्लीज़ उन्हें भी माफ़ कर दो। उन्होंने सोचा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैंने कहा, वो मुझसे बड़े हैं, मुझे बस उनका आशीर्वाद चाहिए। घर की चौखट पर मम्मी जी आरती लेकर खड़ी थीं। आरती होने के बाद अनिरुद्ध ने मुझे गोद में उठा लिया और मेरे कमरे में लेकर चला गया। दोस्तों, प्रेम एक अनमोल वरदान है। किस्मत से जिसे मिला है,
इसे संभाल कर रखें। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कर दें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।